हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंग्लिश ए टू जी बाय मयंक वैद चैनल में। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10 का पहला चैप्टर जिसका टाइटल है हेरिटेज ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये पूरा वीडियो जो है फर्स्ट चैप्टर का वो 3 पार्ट में बटा रहेगा, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं वहाँ पे हेरिटेज का मतलब क्या है, यानी कि विरासत क्या है, इंडिया का विरासत क्या है और स्पेसिफिकली इंडिया का नेचुरल हेरिटेज यानी कि कुदरती नैसर्गिक विरासत क्या है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसका पहला पार्ट जहां पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का हेरिटेज से क्या वास्ता है, या तो ऐसे बोलो कि इंडिया का हेरिटेज क्या है। India is a land of ancient culture and ancient scripture. India is a land of SC. S माने स्क्रिप्चर एंड C माने कल्चर। कल्चर के लिए हम जानते हैं कल्चर यानी कि संस्कृति, whereas स्क्रिप्चर जो स्क्रिप्ट वर्ड से आया है, आप लेमन टर्मिनोलॉजी में स्क्रिप्चर का मतलब ले सकते हो बुक्स, किताबें, ग्रंथ। तो भारत एक संस्कृत पुरानी प्राचीन सभ्यता एवं प्राचीन ग्रंथों का देश है। तो भारत में काफी सारी कहानियां होती है। हमारे यहाँ तो हर एक जानवर के लिए, हर एक पेड़ पौधे के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग भगवान के लिए भी काफी सारी कहानियां हैं। और इंडिया में आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाओगे तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर भी नजर आएंगे। और इसीलिए स्टोरी इन अ नटशेल हम ये बोल सकते हैं, तो भारत एक ऐसी भूमि है जो प्राचीन संस्कृति एवं प्राचीन ग्रंथों की भूमि है। उत्तरस्य यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। Vishnu Purana states that the country or khand or region, what we call it Varsham, that lies north to the ocean and south to the snowy mountains, what we call it Himalayas, is called Bharatam. And there dwell the descendant of Bharat or Bharat. तो ये विष्णु पुराण में लिखा है कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा देश, एक ऐसा खंड या एक ऐसी भूमि जिसकी चारों दिशाएं कुदरती संसाधनों से सुरक्षित है। यानी कि आप यहाँ मैप में देखोगे तो भारत के उत्तर में यानी कि नॉर्थ साइड में हिमालयन माउंटेनियन रेंज है और बाकी 3 साइड समुद्र या दरिया से घिरा हुआ है। टेक्निकली हम बोले तो भारत वो जगह है, इंडिया इज अ प्लेस where in a northern side it is protected with the Himalayan mountain range. In a southern side it is protected by Indian Ocean, whereas rest of the two directions, that is east and west, is protected by Arabian Sea and Bay of Bengal. और ये भूमि पे ये चारों नेचुरल बाउंड्रीज से घिरा हुआ जो देश है, और ये देश में जो लोग रह रहे हैं वो लोगों को हम बोलेंगे भारतीय। और ये जो भूमि है, ये 4 नेचुरल बाउंड्रीज से घिरी हुई है, वो भूमि को, वो धरती को हम बोलेंगे भारत खंड, भारतवर्ष, या तो आर्यवर्त या जाम्बूद्वीप। राजा भरत या भारत के नाम से ये दोनों देश के नाम आए, जिसको हम बोलेंगे भारत वर्ष या भरतवर्ष या भारत खंड। तीसरा नाम है आर्यवर्त, जो आर्य यहां से यहां आए और यहां पे आके यहीं पे बस गए, और ये आर्यन के नाम से आर्यवर्त है। और चौथा नाम है जाम्बू द्वीप। द्वीप का मतलब होता है ऐसा प्रदेश जो जिसके 3 भागों में पानी होता है और 1 भाग में जमीन होती है। आप फिर से ये इंडिया का मैप देखो, 3 साइड ये ऐसी भूमि है जो पानी से घिरी हुई है,
और चौथा यानी कि ये नॉर्दर्न साइड वो हिमालय से घिरा हुआ है। तो ये इंडिया का नेचुरल डिस्क्रिप्शन है और ये इंडिया के एंशियंट स्क्रिप्चर, और ये एंशियंट स्क्रिप्चर का नाम क्या है? वो नाम है विष्णु पुराण, जहाँ पे लिखा है कि इंडिया एक ऐसा जगह, एक ऐसा भूमि जिसके चारों डायरेक्शन नेचुरल बाउंड्रीज से घिरे हुए हैं, या तो एक ऐसा द्वीप जिसके 3 डायरेक्शंस में पानी है और चौथे डायरेक्शन में पर्वत है, ऐसा द्वीप उसको बोला जाएगा जाम्बू द्वीप या भारतवर्ष या भारत खंड या आर्यवर्त। Our country is gifted with the natural boundaries. हमारा देश जिसका नाम भारत है वो प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में डिटेल में डिस्कशन किया। From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, to settle and to mingle with Indian culture. और इंडिया का कल्चर यानी कि हमारा जो संस्कृति था वो इतना रिच, इतना समृद्ध था कि पूरी दुनिया से लोग ये समृद्धि को देखते हुए खींचे चले आए इंडिया में, और यहाँ वो व्यापार के माध्यम से आए थे, यानी कि व्यापार करने के लिए आए थे, पर इनको यहाँ का हवा, यहाँ का संस्कृति इतना राज आ गया कि ये यहीं पे सेटल हो गए एंड अल्टीमेटली मिंगल। अब देखो दोस्तों, ये मिंगल वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। मिंगल का मतलब है घुल मिल जाना। देयर इज वन वर्ड वी कॉल इट मिक्स। अब जैसे गेहूं में कंकर मिक्स होते हैं तो आप वहां से कंकर हटा सकते हो, तो वो मिक्स होना होता है। और मिंगल जो होता है, जैसे आप मैंगो शेक बनाते हो तो मैंगो में मिल्क मिक्स करते हो, तो फिर आप मैंगो का जूस और मिल्क एक बार मिंगल कर दिया तो आप उसको दोबारा अलग नहीं कर पाओगे। तो ये फॉरेनर्स अलग अलग जगहों से आए, अपने साथ अपना देश का यानी कि फॉरेन कल्चर लेके आए, पर अल्टीमेटली ये लोग इंडिया से इतने घुल मिल गए कि ये ना तो फॉरेनर रहे, पर ये कहीं ना कहीं इंडियन बन गए। तो ये इंडियनाइजेशन का भी डेफिनेशन हो सकता है। क्या है इंडियनाइजेशन का डेफिनेशन? दैट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, to settle and to mingle with Indian culture, and this process is called Indianization. Due to mutual exchange, many changes have been seen in our culture. और ये जो फॉरेनर्स यहाँ पे आए हमारे प्रॉस्पेरिटी से मैस्मराइज होके, और फिर इन्होंने हमारे साथ यानी कि ये फॉरेनर्स ने अपने कल्चर के साथ साथ इंडियन कल्चर का एक्सचेंज किया। अब ये एक्सचेंज कैसे हुआ? म्यूचुअल एक्सचेंज। जैसे हम करते हैं ना, वो गुजरात में वाड़की व्यवहार होता है। अगर हमारे घर में कोई अच्छा, मानो कि पिज्जा बनाया है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक पिज्जा लेके पड़ोसी को देंगे। अब और हम बोलेंगे कि लो वो मस्त बने हो जाए, चाखो। और वैसे ही उसके घर में अगर कुछ अच्छा बना है तो वो हमको देगा, वो है म्यूचुअल एक्सचेंज। तो वैसे ही फॉरेनर्स यहाँ आए और इन्होंने हमारे कल्चर के साथ वो घुल मिल गए, और कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल एक्सचेंज होने लगा और इससे हमारा कल्चर और बेहतर होने लगा। In this way, our heritage is transferred from one generation to another generation and it is continuously progressing. तो इससे एक और बात पता चलती है कि हमारी जो विरासत है यानी कि हमारा जो हेरिटेज है, इट ऑलवेज गोज ऑन प्रोग्रेसिंग, इट ऑलवेज गोज ऑन चेंज। वो कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा जनरेशन बाय जनरेशन, ईयर बाय ईयर, डेकेड बाय डेकेड, सेंचुरी बाय सेंचुरी वो बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल भीड़े के जमाने में शायद वो लैंडलाइन फोन था, तो वो लैंडलाइन फोन का कल्चर था। अब वो लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन आ गया आपके जमाने में, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन ये कल्चर चेंज होता गया। फोन का कल्चर, फोन से आया स्मार्टफोन, तो वैसे ही हर एक चीज विरासत में यानी कि हेरिटेज में बदलती रहती है, और ये हर एक हेरिटेज का यानी कि विरासत का सबसे यूनिक पॉइंट है। नाउ इंडियन हेरिटेज इज रिच एंड वेरिड। रिच के लिए आगे वर्ड था प्रॉस्परस, और वेरिड जिसका कनेक्शन है वैरायटी से। तो भारत का जो विरासत है वो समृद्ध और वैविध्यपूर्ण है। कैसे, ये देखते हैं। आवर मदरलैंड हैज बेस्टो रिच एंड वेरिड टू अस एज टू द वर्ल्ड।
अब देखो, हेरिटेज यानी कि गिफ्ट फ्रॉम द एंसेस्टर्स और गिफ्ट फ्रॉम द फोरफादर। जैसे मेरे पिताजी का अगर अंबानी अदानी जैसा बड़ा सा मेंशन है या पूरा रिलायंस एम्पायर है, तो वो मुझे विरासत में देंगे। मतलब उनके ना रहने के बाद वो सारी चीजें मुझे मिलेगी, विरासत में, लीनिएज में मिलती है। ठीक है, तो ये मेरा विरासत हुआ, मेरा हेरिटेज हुआ। तो एनी गिफ्ट फ्रॉम द एंसेस्टर दैट इज नोन एज हेरिटेज। अच्छा, ये तो इंसानों के लिए बात हुई। भारत देश का विरासत क्या है? तो इसके लिए ये डेफिनेशन है, हमारा जो मदरलैंड है, हमारा जो मातृभूमि है, वो हमको जो जो चीजें जनरेशन बाय जनरेशन विरासत यानी कि गिफ्ट में देता है, उसको बोला जाएगा हेरिटेज। सो आवर मदरलैंड हैज बेस्टो रिच एंड वेरिड हेरिटेज टू अस एज टू द वर्ल्ड। तो हमारी मातृभूमि ने हमें और पूरी दुनिया को समृद्ध एवं विविधतापूर्ण विरासत दिया है। इंडियन कल्चर हैज बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। हमारे संस्कृति का ये सबसे बड़ा पहलू रहा है कि वी वर ट्रेड ओरिएंटेड। हमको बिजनेस करना है, हम व्यापार प्रिय जनता है, और इसीलिए जो व्यापार करता है, जो बिजनेस करता है, वो झगड़े में या लफड़े में, कोई भी तरीके के वॉर में नहीं फंसेगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर आल्सो पीस लविंग। तो इंडियन कल्चर के टू मेन कैरेक्टरिस्टिक, इंडियन कल्चर हैज बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। और इसीलिए देखो, इंडिया में मुगल्स आए, तुगलक आए, ब्रिटिश आए, पोर्टुगीज आए, ये सारे लोग यहाँ आके उन्होंने काफी खून खराबा मचाया, यहाँ से काफी सारी लूट मार भी की, पर हमने इनके प्रति कोई कटुता, कोई कड़वाहट नहीं रखी। उससे उल्टा काफी लोग तो ये फॉरेन से आए थे इंडिया, और यहाँ यहाँ आए आके यहीं के बन के रह गए, वो फॉरेनर ना बन के ये इंडियन हो गए। तो ये एक सबसे खूबसूरत सा कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन कल्चर का, दैट इंडियन कल्चर इज ट्रेड ओरिएंटेड एज वेल एज पीस लविंग। सत्य, चित एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर। और ये एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इंडिया के कल्चर का, सत्य चित आनंद। आप उसको सिंपल वे में सत्यम शिवम सुंदरम ये भी कह सकते हो। अच्छा, इंसान का सर्वाइवल या लाइफ कहीं ना कहीं ये तीन बातों पे निर्भर रहता है, सत्यम, शिवम एंड सुंदरम। अच्छा, सत्य क्या है? सत्य वही है जो आपको अच्छा लगता है, तो सत्य एंड सुंदर। एंड सत्य जब आपको अच्छा लगता है, तो उसका मतलब ये है कि आप भगवान को पाते हो। उसका मतलब ये हुआ कि मुझे कोई मूवी देखना या कोई पोएट्री पढ़ना अच्छा लगता है, तो जब मैं वो पोएट्री पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सच है, और सच हमेशा आपकी मन पसंदीदा चीज की तरह खूबसूरत होता है, ब्यूटीफुल होता है। और जब आप को ब्यूटी का एहसास होता है, तो आपको परम आनंद मिलता है, आप भगवान के काफी नजदीक हो, ऐसा महसूस होता है। तो ये होता है सत्यम शिवम सुंदरम, या यहाँ पे जो लिखा है इंडियन कल्चर का ये एक फीचर है, सत्यम शिवम सुंदरम, या फिर कह लो सत्य चित आनंद। सत्य का मतलब है सत्य, चित यानी कि सुंदर, सॉरी, चित यानी कि शिव, एंड आनंद यानी ब्यूटी। सो सत्यम शिवम सुंदरम या सत्य चित आनंद। और ऐसा बंदा जो हमेशा ऐसी खुशी, जिसको ऐसा, जो हमेशा अपना पसंदीदा काम करता है, उसको मजा आता है, उसको लगता है कि वो स्वर्ग में ही है। और ऐसा बंदा जिसको 24/7 आनंद आता है, उसको बोला जाता है सच्चिदानंद। Beside this, Indian culture prosperous beside this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different culture of other countries which came to India and settled here. तो भारत का कल्चर हमेशा से इवॉल्व होता रहा, अच्छे से ज्यादा अच्छा, बेहतर से ज्यादा बेहतर होता गया। और वो कैसे? जैसे जैसे फॉरेनर्स इंडिया आए, तो फॉरेनर्स अपने साथ उनका खुद का यानी कि फॉरेन का कल्चर लेके आए, और कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल एक्सचेंज से इंडिया का जो कल्चर अच्छा था वो और अच्छा, इंडिया का कल्चर जो बेहतर था उससे और बेहतर होने लगा।
दे हैव एक्सेप्टेड, दे यानी फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स यहाँ पे आए, दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस विच हैव बीन adopted and admired by the world। तो यहाँ जो आए, जो विदेशी आए, वो सारे लोगों ने भारत की ये दो वैल्यूज यानी कि मूल्यों का स्वीकार किया, और वो दो मूल्य है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा एंड शांति। और ये दोनों पहलू को, भारत के अहिंसा और शांति जैसे मूल्य को पूरी दुनिया ने अपनाया और उसको सेलिब्रेट भी किया। जैसे गांधी जी ने नॉन वायलेंस को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए भारत को आज़ादी दिलवाई थी, और गांधी जी के नक्शे कदम पे चल के ही नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका को नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के रास्ते पे आज़ादी दिलवाई। और ये दिखाता है कि भारत के कल्चर का, इंडियन कल्चर का कितना इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पे है। People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill। अच्छा, भारत के कल्चर को फॉरेनर्स ने आके बेहतर तो बनाया ही, यानी कि भारत के कल्चर को बेहतर बनाने में फॉरेनर्स का, विदेशियों का तो हाथ था ही था, उतना ही कंट्रीब्यूशन, इतना ही हाथ हम भारतीयों का भी था। भारत में रहने वाले लोगों ने अपनी प्रतिभा के साथ, अपनी बौद्धिकता के साथ, अपने योग्यता के साथ साथ हमारे कल्चर को और बेहतर बनाया। सो वी इंडियंस कंट्रीब्यूटेड टू आवर कल्चर यूजिंग आवर फोर थिंग्स। क्या वो चार चीजें हैं? वो है इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल। Innumerable scholars, thinkers, artists, artisans, sages, saints, scientists, and historians have contributed to the growth and development of our culture। तो किस किस लोगों ने अपना कौशल्य, अपनी प्रतिभा, बौद्धिकता या योग्यता दिखाई? तो ज्यादातर इसमें असंख्य विद्वान लोग थे, विचारक थे, कलाकार थे, कारीगर थे। ये दोनों वर्ड्स का डिफरेंस समझने लायक है। आर्टिस्ट एंड आर्टिजन। आर्टिस्ट जो होता है वो गिफ्टेड होता है। आर्टिजन कोई भी स्किल को आप बेहतर करके आर्टिजन बन सकते हो। जैसे घर को पेंट करना है, पूरे घर को कलर करना है, तो उसके लिए आपको आर्टिजन चाहिए, कारीगर चाहिए, और उसके लिए पैसा कम लगेगा। पर अगर कोई आर्टिस्ट है, वो एक दीवार के एक कोने में सिर्फ एक छोटा सा ब्रश चलाएगा और फिर वो दीवार जो है वो बेशकीमती हो जाएगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिजन एंड आर्टिस्ट, कारीगर एंड कलाकार। ऐसा ही डिफरेंस सेंट्स एंड सेजेस में, जिसको आप ऋषि और साधु बोल सकते हो। वैज्ञानिकों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इतिहासकारों ने भी भारत का कल्चर बेहतर बनाने के लिए उसके विकास में अपना योगदान दिया। अच्छा, हम कब से ये कल्चर कल्चर के बारे में बोल रहे हैं, पर आपको लगेगा कि भाई साहब ये कल्चर, संस्कृति हकीकत में है क्या? तो चलिए उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कल्चर क्या है? कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, हमारा जिंदगी जीने का तरीका। हम जैसे बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम हमारी भावनाओं को जिस तरीके से व्यक्त करते हैं, बोल के या गा के या लिख के या नो अलग अलग कलाओं के माध्यम से, ये सारी चीजें कल्चर का ही एक पार्ट है। और इसीलिए कल्चर का सबसे ब्रॉड डेफिनेशन है, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। संस्कृति का अर्थ है जिंदगी या जीवन जीने का एक तरीका। It is made of the changes that occur in a public life, social rules and regulations of a different society। तो ये अलग अलग बदलाव जो समाज पे आते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं, ये अलग अलग समाजों के सार्वजनिक जीवन, सामाजिक नियम या विनिमय के परिवर्तन से बनता है। तो कल्चर हमेशा चेंज से, बदलाव से बनता है। अब सामाजिक जीवन पे जो अलग अलग चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने आगे बोला था कि भिड़े के जमाने में वो लैंडलाइन फोन था और आपके जमाने में अब स्मार्टफोन है। तो ये
चीज ये फोन में जो बदलाव आया है दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो ये अलग अलग समाज में अलग अलग यानी कि विभिन्न तरीकों से होता है। दूसरे वर्ड्स में अगर बोले तो कल्चर इज अ टोटल, आई मीन कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कंडक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन। तो कल्चर पांच का दम है भाई साहब। कौन सी पांच चीजें? 2C, और फिर आएगा हैबिट, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। 2C, 2C का मतलब जिसमें पहला C है कस्टम और दूसरा C है कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। तो संस्कृति मानव की आदतें, मूल्य, रीति रिवाज, परंपरा और जीवन शैली का तालमेल या मुनाफा है। टोटल यानी कि सम, ये पांच चीजों को मिला के आप कल्चर बनाते हो। कौन सी पांच चीजें? 2C, कस्टम्स एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल, फिर हैबिट्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। कल्चर इज ऑल्सो अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल। देखो, ये तीनों डेफिनेशन काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला डेफिनेशन, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का नजरिया या तरीका। अब और ब्रॉड डेफिनेशन वहां पे हमने सीखा कि कल्चर पांच चीजों का टोटल है, सम है। कौन सी पांच चीजें? कस्टम्स, कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल, हैबिट्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। और ये पांच चीजें इंसान का लाइफ जो है वो हाईएस्ट लेवल पे ले जाता है। कल्चर यानी कि संस्कृति वो चीज है जो इंसान को बाकी सारे जानवर से बेहतर बनाती है या पायदान में, हायरार्की में सबसे ऊपर रखती है। और इसीलिए हम बोलते हैं ना कि झूठ बोलना वो हमारे कल्चर में नहीं आता, वो उनके कल्चर में आता है। तो ये एथिक्स है दैट लीड्स ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल। नाउ ये कल्चर का तो हो गया कि कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, इट्स अ टोटल ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, हैबिट्स, वैल्यूज दैट लीड्स ह्यूमन टू इट्स हाईएस्ट लेवल। अब हेरिटेज, विरासत क्या है? तो जैसे हमने आगे बोला, हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स और फोरफादर टू अस। तो हमारे पूर्वज से, हमारे पुरखों से मिली जो जो भेंट है उसको बोला जाएगा हेरिटेज। अब अलग अलग टाइप के हेरिटेज होते हैं। इट इज अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। अच्छा, इंडिया का हेरिटेज क्या है? तो इंडिया का हेरिटेज वो है जो मदरलैंड ने हमको और पूरी दुनिया को गिफ्ट में दिया है। क्या है वो? अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारे जिंदगी के सबसे जटिल या रहस्यमय चीजों का जो गिफ्ट दिया है मदरलैंड ने, उसको बोला जाएगा इंडियन हेरिटेज। अच्छा, अब ये विरासत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है जेनेटिक हेरिटेज, जो हमको जीन्स में मिलता है। जैसे अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक को विरासत में अपना हाइट दिया, अपना आवाज दिया, देवी और सज्जनों आई। तो ये हाइट जो है वो अभिषेक को बच्चन भाई साहब से विरासत में मिला है, तो उसको बोला जाएगा जेनेटिक हेरिटेज। यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फेयरनेस, हाइट, वेट और वॉइस मॉड्यूलेशन दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर एंसेस्टर, दैट इज नोन एज जेनेटिक हेरिटेज। फिर एक आता है मटेरियल हेरिटेज। मटेरियल हेरिटेज क्या होता है? आपको पैसा, जमीन, जायदाद जो आपको विरासत में, अदानी अंबानी को जो विरासत में मिलता है, धीरू भाई ने अपने दोनों बेटे को यानी कि मुकेश और अनिल को विरासत में रिलायंस इंडस्ट्री दिया, तो वो होता है मटेरियल हेरिटेज। ये सारी चीजें मटेरियल है, लैंड, मनी या प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें मटेरियल चीजों में गिनी जाएंगी, तो वो होता है मटेरियल हेरिटेज। फाइन। अब यहाँ पे हम जो लर्न करने वाले हैं वो इंडिया का हेरिटेज। उसमें दो टाइप के हेरिटेज होंगे, जिसमें से पहला है नेचुरल हेरिटेज यानी कि प्राकृतिक विरासत, और दूसरा है सांस्कृतिक विरासत यानी कि कल्चरल हेरिटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल हेरिटेज। तो सबसे पहले नेचुरल हेरिटेज क्या है? The result of close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. तो ये लव ट्रायंगल का रिजल्ट है नेचुरल हेरिटेज।
और लव ट्रायंगल के 3 कैरेक्टर्स कौन कौन है? नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। ये तीनों के बीच का इंटरेक्शन उसको बोला जाएगा नेचुरल हेरिटेज। क्या आएगा नेचुरल हेरिटेज में? तो सबसे पहले इंडिया का हेरिटेज, चाहे वो कल्चरल हेरिटेज हो या नेचुरल हेरिटेज हो, यहाँ पे ये बात कॉमन रहेगी कि इंडिया का जो हेरिटेज है वो नेचुरल या कल्चरल दोनों हेरिटेज वो यूनिक एंड वेरिड है, यानी कि ये बेजोड़ है और ये वैविध्य सभर है। It includes features like mountains, forests, deserts, rivers, streams, seas, trees, plants, creepers, flowers, leaves, insects, and varied landscapes, wide range of minerals, vegetations, plants, and animals. So natural heritage में क्या आएगा? जो जो चीजें नेचर ने हमको गिफ्ट में दिया है, यानी पेड़ पौधा, पहाड़, पर्वत, जंगल, रण, नदी, तालाब, झरना, दरिया, समुद्र, छोटे मोटे सारे पेड़ पौधे। क्रीपर का मतलब होता है ऐसा पौधा जो बिना सपोर्ट के नहीं चल सकता, गुजराती में जिसको आप वेला बोलते हो। फ्लावर्स, तरह तरह के अलग अलग फूल, पेड़, पत्ते, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, लैंडस्केप, अलग अलग मिनरल्स, ये सारी चीजें आएगी नेचुरल हेरिटेज में। We are the children of nature, so it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air and dwelling to cater our all needs. अब देखो, हम प्रकृति के संतान हैं और इसीलिए प्रकृति ने जिसने हमें बनाया है उसने हमारी सारी मूलभूत जरूरियातों का भी ध्यान रखा है, ख्याल रखा है। यानी कि प्रकृति ने हमारे खाने पीने का, ताज़ा हवा का, रहने का इंतजाम किया है। और इसीलिए कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर हो, चाहे वो हिंदुइज्म का स्क्रिप्चर हो या बाइबल हो या कुरान है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसने हमारे दांत बनाए उसने हमारे लिए खाने का भी बंदोबस्त किया। आप ऐसा बोल सकते हो कि जिसने हमारे पेट में भूख दिया, हंगर दिया, उसने हमारे खाने का यानी कि फूड का भी इंतजाम करके रखा है। पर ये हमारी ग्रीड ही है, कहीं ना कहीं हमारी लालच ही है जो हमें बाकी सारे जीव जंतु प्राणी से अलग करता है। वी ट्रीट नेचर विद रिस्पेक्ट एंड फेथ, और इंडियन कल्चर में ये बात उभर के आती है कि हम हमारे नेचर को, प्रकृति को, हर एक पेड़ पौधे को हम रिस्पेक्ट देते हैं, रिवर करते हैं, चाहे वो बेसिल का प्लांट हो या पीपल का पेड़ हो या बनियान ट्री हो या कोई भी जानवर हो, हाथी है या चूहा है, हर एक चीज को हम कहीं ना कहीं अलग अलग रिलीजियस बातों से जोड़ देंगे और ऐसे हम इनको रिस्पेक्ट और फेथ देते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लोज रिलेशन with nature are stories of पंचतंत्र and जातका tales of Buddhist religion। और कहीं ना कहीं ये पंचतंत्र की कहानियां, वो बंदर और मगरमच्छ की कहानी या वो प्यासे कौवे की कहानी, ये सारी जो पंचतंत्र में स्टोरीज है वो भी दर्शाता है कि हम कहीं ना कहीं हमारे नेचर में मौजूद ये सारे जानवर को भी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जातक टेल्स भी पंचतंत्र के जैसे ही कहानी है और ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकली सेम है। जैसे पंचतंत्र में वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी का जिक्र है, नो द हैन दैट ले गोल्डन एग्स, वैसे ही जातका टेल में वो हैन की जगह पे गोल्डन गूज है, यानी कि क्वाइट सिमिलर। पर कहने का मतलब ये है, ये कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन दिखाती है। फाइन, आवर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन प्रहर। प्रहर पहले आज जैसे एक दिन 12 घंटों में बटा हुआ है, वैसे एंशिएंट टाइम में 12 घंटों की जगह 8 प्रहर थे, यानी कि एक प्रहर इज इक्वल टू 1.5 आवर। तो हमारे जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके अलग अलग राग भी ये प्रहर पे आधारित है। Similarly, Ayurveda, Unani and nature cure are also totally based on nature.
आयुर्वेद है या नेचुरोपैथी है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन दिखाती है नेचर से। अब नेचुरल हेरिटेज का सबसे पहला पार्ट लैंडस्केप। तो लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप मीन्स डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ लैंड। लैंडस्केप का डेफिनेशन है डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ लैंड। हिमालय एक लैंडस्केप का एग्जाम्पल है। और हिमालय से हमको क्या मिलता है? हिमालय हैज endo useful vegetation and minerals to Indians abundantly, means in plenty, in a greater quantity। abundantly का मतलब है, तो हिमालय से हमें अलग अलग तरीके के वेजिटेशंस, पेड़ पत्ते और मिनरल्स मिलते हैं। उसके अलावा स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स, माउंटेन पीक कवर विद स्नो, ब्रिमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय। हमें सिर्फ पेड़ पौधे और मिनरल नहीं मिलते हैं हिमालय से, यहाँ पे काफी रेयर बर्ड्स, जानवर और खूबसूरत बर्फ से गिरे हुए पहाड़ और उसमें से निकलती नदियां भी हमको हिमालय से ही मिलती है, और ये सारे लैंडस्केप का ही एक पार्ट है। Then the second example of landscape is Tarai forest. तराई का फॉरेस्ट ये भी लैंडस्केप का ही एक पार्ट है। पिलग्रिमेज प्लेसेस इन हिमालय आर अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी। इतना ही नहीं, हमारे सारे जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है कहीं ना कहीं नेचर से घिरे हुए हैं। अगर आप कोई भी माता जी की बात करो तो वो पहाड़ पे बसेगी, तो आपको वो पूरा पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा या जंगल से गुजर के जाना पड़ेगा, और जहाँ आपको कहीं ना कहीं ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स का एनकाउंटर देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं इससे आप नेचर से जुड़ जाओगे। तो ये सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस जो हिमालय से बिलोंग करते हैं, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड नंदा देवी, ये भी लैंडस्केप का ही एक एग्जाम्पल है। सिंस एंशिएंट टाइम हिमालय हैज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया, और भारत के काफी पुराने पहाड़ों में से एक पहाड़ है हिमालय का। और ये हिमालय के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी है। हिमालय का माउंटेनियस रेंज आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो: ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय, जहाँ और उससे आगे आप शिवालिक और तराई का भी डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। आप ये स्लाइड को ध्यान से जरूर देखिएगा। Then the second one, rivers. River have been providing natural ways since ancient time. नदी का, रिवर का हर एक संस्कृति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंडियन कल्चर हैज फ्लरिश ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर लाइक इंडस एंड रावी। तो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, वो इंडस और रावी नदी के इर्द गिर्द फूली फली है। द रिवर्स लाइक गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी एक्सेट्रा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत की ये सारी प्रमुख नदियों का नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा, और ये सारी रिवर्स ने भारत के कल्चर में काफी बड़ा योगदान दिया है। Rivers are the source of drinking water, domestic use, irrigation, electricity, waterways, etc. तो नदी जो है वो पीने के पानी के लिए या घर के कामकाज के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली पैदा करने के लिए या जल मार्ग के लिए भी काफी जरूरी है। इतना ही नहीं, man was dependent on river to develop industries of clay utensil, plastering and building of houses। तो रियल एस्टेट के लिए यानी कि घर बनाने के लिए या प्लास्टर करने के लिए, इतना ही नहीं, पहले के जमाने में क्ले यूटेंसिल, मिट्टी के जो बर्तन बनते थे, उसमें भी नदी का पानी काफी जरूरी था। रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। अच्छा, ये तो सारी प्रैक्टिकल बातें हुई। एक ये भी है कि नदी का पानी इंसान का जीवन ज्यादा सुंदर और समृद्ध बनाती है। जैसे कि लैंडस्केप सीन एट अ dawn and dusk are very fascinating on the side of river. These are source of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense। और इतना ही नहीं, ये खूबसूरती के माध्यम से यानी कि एस्थेटिक सेंस के लिए भी ज्यादातर नदी किनारे सुबह और शाम यानी कि सनसेट और सनराइज का जो दृश्य होता है, यहाँ पे डॉन एंड डस्क ये वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी कि सूरज निकलने से पहले या सूरज नो अस्त होने के टाइम पे फ्रैक्शन जो टाइम जो लाइट निकलता है, जिसको हम टेक्निकली प्रातः काल या संध्या काल बोलते हैं, वो खूबसूरत होता है और वो कलाकारों के लिए
इंस्पिरेशन का सोर्स है। और ये सारे रीजन के चलते रिवर्स आर कॉल्ड लोक माता, नदी को लोक माता बोला जाता है। Then the fourth type of natural heritage, that is wildlife, वन्य सृष्टि। India is a nature lover since ancient time. हम प्रकृति प्रेमी है प्राचीन समय से। It's a country with animal lover culture. और भारत एक ऐसा ऐसा देश है जो जानवरों को भी प्यार करता है। Tiger, lion, elephant, rhino, foxes, bear, deer, porcupine, like many such organisms are found and seen here. भारत में शेर, बाघ, हाथी, गेंडा, लोमड़ी, हिरन, ये सारे अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं। एशियन टाइगर्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। पूरी दुनिया में एशियन लायन सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में देखने को मिलते हैं। Our religious belief has given a status of god, goddesses, vehicle to some of the wild animals like tiger, peacock, crocodile, eagle, etc. और कहीं ना कहीं जानवरों को हमने देवी देवता के वाहन बनाए हैं। जैसे चूहा जो है गणेश जी का वाहन है, वैसे ही बाघ जो है वो जगदम्बा का वाहन है। तो कहीं ना कहीं ये नेचर से हमने ये जानवरों को कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर दिखाता है। Our national currency is highly valued by having the figurine of 4 lions, horse and bull. तो हमारे नेशनल करेंसी पे भी जानवर की चित्र देखे जाते हैं, जिसमें से प्रमुख तौर पे लायन का पिक्चर है, हॉर्स और बुल का भी है। The wildlife reserves are created and laws have been enacted for the protection of their life. और हम कहीं ना कहीं ये वन्य सृष्टि का भी जतन करते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं और इसके लिए हमने अलग अलग कायदा और कानून भी बनाया है। Then after wildlife vegetation, people of India are environment lovers since ancient time. हम वन्य सृष्टि को भी प्यार करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधों को भी प्यार करते हैं। इट्स अ प्रूफ is their love and affection towards flowers, curb and plants. हम देवी देवता के नाम अलग अलग जानवरों से जोड़ते हैं, वैसे ही हर एक देवी देवता का एक पेड़ पौधा खास होता है। ये भी हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन या हार्मनी दिखाता है। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्री फॉर देयर फूड। जानवर हो या इंसान हो, कहीं ना कहीं वो अलग अलग पेड़ पौधों पे निर्भर रहता है। बनियान एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप इन इंडिया। बनियान ट्री है, पीपल है, बेसिल यानी तुलसी है, ऐसे पेड़ पौधों को वर्शिप किया जाता है, इसका इंडियन कल्चर में पूजा किया। Cereals, pulses, oilseed plants, green fields, prosperous herbs, packed forest and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time. अनाज, दाल, अलग अलग तेल निकालने वाले पौधे, हरियाले या हरे भरे खेत, अलग अलग टाइप की जड़ी बूटियां, ये इससे हमारे जंगल काफी समृद्ध है और ये हमारे प्राचीन समय से चलता आया हुआ सिलसिला है। हरडे, आंवला, बेड़ा, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम एक्सेट्रा मेडिसिन्स मेड अवर लाइफ हेल्दी। हरडे, आंवला, बेड़ा, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम इत्यादि औषधियों ने हमारी जिंदगी को स्वस्थ बनाया है। Flowers like rose, lotus, mogra, jasmine, damro, that is also called sweet basil, sunflowers, champa, jui, etc. have made human life very beautiful and fragrant. इतना ही नहीं, कमल, मोगरा, डमरू, चंपा, जूही इत्यादि फूलों ने मानव जीवन को बेहतर और सुंदर और सुगंधित बनाया है। The social and religious life of India is greatly influenced by the vegetations. और इस प्रकार से भारत का सामाजिक और धार्मिक जीवन वनस्पतियों से प्रभावित होता गया है।